ऑल राइट, सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 2 सभी लोग देखेंगे 306 पेज नंबर में। तो सबसे पहले हम लोग निरुक्ति से स्टार्ट करेंगे, विमर्श देखेंगे। विमर्श की पहली लाइन में ही थोड़ा सा कट आउट है, अरिवत प्राणान शृणाति इत्यर्षः। अरि मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज अरि? शत्रु। हाँ, गुड नाकुम, है ना, दुश्मन, शत्रु। तो जो अरि के समान प्राणों को नष्ट करे, दुश्मन के समान हमारे प्राणों को नष्ट करे, वो क्या है? अर्ष। ठीक है, इसकी सेकेंड लाइन में देखेंगे कि गुद नासा, कोई भी हमें एक अच्छे से निरुक्ति याद रखनी है। ठीक है, ऐसे हम ऑड वन आउट से भी चीज़ें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर करेक्ट नहीं पता तो जो हमें सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है हम उसको हटाते हुए जाते हैं, तो हमें फिर एट लास्ट वी गॉट द आंसर। ठीक है, तो देखो सेकेंड लाइन में हिंदी में लिखा हुआ है, गुद नासा आदि की त्वचा के मांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्श कहते हैं। एक श्लोक दिख रहा है माधव का, इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। दोषस त्वक मांस भेदांसी समदूष्य विविध अकृतीन मांस अंकुर पानादौ कुर्यत अर्शांसी तान जस गुहु। ठीक है, ये श्लोक का फर्स्ट हाफ जो है वो हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, मांस के बाद मेद भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूष्य होते हैं, इसको हम ममता से याद करते हैं, मेद, मांस और त्वचा। ममता, ममता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 3 से। 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, षड अर्शांसी भवंती वात पित्त कफ शोणित सन्निपाते सहजानी। सहज को सर्कल कर लेंगे। विमर्श में देखेंगे, अष्टांग संग्रह ने क्या माना है? सहज और जन्म उत्तर कालज, इन दोनों चीज़ों को सर्कल कर लेंगे। मैं अलग से लिखवा देती हूँ आप लोगों को, आप लोग अलग से एक पेपर में लिख लेंगे कौन कौन से भेद किसने कौन कौन से आचार्यों के अनुसार है। सबसे पहले लिखेंगे चरक। चरक और वाग्भट ने एक जैसा माना है, 2 लिखेंगे, है ना। 2 एरो बना के फर्स्ट लिखेंगे शुष्क और सेकंड एरो में लिखेंगे आर्द्र। शुष्क और आर्द्र, आर्द्र को हम स्त्रावी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्त्रावी भी लिख सकते हैं, जो बुक में टर्म आई है वो स्त्रावी ही आई है। शुष्क के ब्रैकेट में लिखेंगे वी और के। वात और कफ दोष के कारण शुष्क अर्श होता है और पित्त और रक्त के कारण आर्द्रार्श होता है। क्लियर? दोष इंपॉर्टेंट है ना। पुनः चरक नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, चरक वाग्भट 8 भेद, 8 भेद, 8 भेद भी बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से? वी पी के एस, द्वंद्वज एंड सहज। वी पी के एस, द्वंद्वज एंड सहज। ठीक है, उधर लिखना चाहें तो सुश्रुत के भी लिख लेंगे एक ही जगह, पूरे समराइज फॉर्म में हो जाएगा। तो वी पी के आर एस और सहज, आर एक्स्ट्रा है। ठीक है, 6 होते हैं सुश्रुत अनुसार, द्वंद्वज न मान के उन्होंने आर माना है।
सिर्फ इतना ही छोटा सा डिफरेंस है। क्यों माना है सुश्रुत ने आर को? रक्त में चौथा दोष माना है। गुड गुड। अष्टांग संग्रह लिखेंगे दो भेद, पहले एरो में सहज, सेकंड एरो में, अभी पढ़ा हमने, सेकंड एरो में क्या आएगा? जन्म उत्तर कालज। हाँ गुड राफिया, जन्म उत्तर कालज। शारंगधर अनुसार लिखेंगे 6 भेद। शारंगधर अनुसार उन्होंने थोड़े 2-3 मत दिए हैं, शारंगधर ने सबका चुरा लिया है, जैसे अष्टांग हृदय ने चुराया है, जो जो उनको अच्छा लगा सारी संहिताओं से ले लिया और अपना एक अलग से मत, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख के जोड़ लिया। ऐसे ही शारंगधर ने किया है। तो पहले लिखेंगे 6 भेद, VPKRS और संसर्गज। VPKRS संसर्गज। उन्होंने पुनः भेद करे हैं शारंगधर ने, सहज और जन्म उत्तर कालज, सेम एज अष्टांग संग्रह। सहज एंड उत्तर कालज। शुष्क और आर्द्र, ये तीसरा डिफरेंशिएशन किया है, शुष्क और आर्द्र। ठीक है। अब जो अष्टांग संग्रह का, शुष्क और आर्द्र किसमें लिखना है अभी जो बोली है? ये शारंगधर का ही मत है, शारंगधर का ही चल रहा है। ठीक है। अब जो हमने अष्टांग संग्रह के 2 भेद पढ़े थे, सहज और जन्म उत्तर कालज, तो उन्होंने जन्म उत्तर कालज में डिफरेंशिएट करा है, लिख देंगे उसमें एक और एरो बना के 6। उन्होंने जन्म उत्तर कालज के 6 भेद बताए, क्योंकि सहज के मतलब वो तो पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जीन्स में है। अब जन्म उत्तर आफ्टर जन्म, अपने वो जो भी उसने आहार विहार ऐसी क्रियाएं करी कि उनके जो रिजल्टेंट निकला उसके कारण अर्श हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ये सारे निदान आएंगे, वात पित्त कफ सन्निपातज, VPKRSD, VPKRSD। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ नाकुम, देखो अष्टांग संग्रह के कितने भेद देखे हमने? 2, सहज और जन्मोत्तर कालज। अब जन्म जस्ट आफ्टर बर्थ जन्मोत्तर कालज के उन्होंने 6 भेद माने, VPKRS और D फॉर द्वंद्वज। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट फॉर्म रहे वो हमें थोड़ा अपने भी शॉर्ट फॉर्म बनाने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना चाहिए। अब जैसे सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं, ऐसे ही सेम एज माधव लिख देंगे, सेम माधव। क्लियर? ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से किस व्याधि का सहज भेद है? ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस काफ़ी सारे रहते हैं, तो टिक नहीं हो पाता है अर्श। ठीक है, याद रखेंगे सहज भेद उन्होंने माना है। हम इसकी चिकित्सा पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा, इसकी चिकित्सा हम इधर आगे पढ़ेंगे, बाकी हम 14th में पढ़ते हैं इसे, चरक में। सुश्रुत में तो चिकित्सा स्थान में आगे, इधर तो सिर्फ हम एक बेसिक डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा ही। ठीक है, डिटेल में जो भी इसकी मेन चीज़ है चिकित्सा, वो हम आगे चिकित्सा स्थान में पढ़ते हैं। बाकी चरक ने 14th चैप्टर में बताया, सभी लोग पढ़ के आए हैं, सभी को पता ही होगा। देखेंगे श्लोक नंबर 4।
तो एक तरीके से संप्राप्ति उन्होंने बताया हुआ है, और निदान भी है ना, कंबाइंड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं। देखो, मॉडर्न में ये जो हमने भेद पढ़े थे, मॉडर्न में भी ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें विमर्श में लिखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं हैं वो मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी है, तो एक बार पढ़ लेंगे विमर्श भी। अब हम श्लोक नंबर 4 देखते हैं कि पूर्व में कहे हुए प्रकोप कारणों से एवं विरुद्ध भोजन, अध्यशन, स्त्री के साथ संभोग, व्यवाय और उत्कट आसन, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन से आसन से अर्श रोग होता है ना, अध्यशन से भी होता है। अध्यशन, भोजन के ऊपर भोजन कर लिया। व्यवाय, उत्कट आसन, घोड़ा, बैल, ऊंट की पीठ पर सवारी। आज हमने सुबह एक रोग पढ़ा था, संजीव है इस क्लास में। संजीव, ऐसे ही सेम निदान हमने कौन से डिजीज में पढ़े थे, सेम ऐसे ही निदान थे। संजीव, यस मैम। आज सुबह की क्लास में थे ना? यस मैम। सो तो नहीं रहे थे? बताओ कौन सी डिजीज पढ़ी थी आज हमने? भगंदर में पढ़ा था, आज तो ठीक है, याद आ गया? चलो ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा संजीव का थोड़ा डिस्टर्ब रहता है ना, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से सुबह सुबह क्लास, आधी चीज़ें तो ऊपर ही जाती हैं। तो ठीक है, ऐसे हम भगंदर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं? अधारणीय वेगों के धारण करने से वात आदि दोष अकेले मिलकर या समस्त दोष मिलकर रक्त के सहित अनेक प्रकार के हाईलाइट करेंगे, प्रसरित होकर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेके उनके द्वारा नीचे जाकर गुद में आके गुदा की वलियों को दूषित करके उनमें मांस के अंकुर उत्पन्न करते हैं। ये संप्राप्ति हो गई। अब हाईलाइट करते जाएंगे। मंदाग्नि वाले मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से होता है। तीसरी लाइन देखेंगे श्लोक की बीच में, विशेष तो मंदाग्नि। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मंद अग्नि वाले पुरुष को कौन सी व्याधि होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं याद करने वाली। तो गुद का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है, प्रमाण बताया हुआ है, स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल। अर्ध पंचांगुल, अब मुझे कोई बताएगा अर्ध पंचांगुल कितना होता है? गुद का प्रमाण है ये अर्ध पंचांगुल, मतलब 2.5। क्या? 2.5। अर्ध पंचांगुल 2.5 कैसे हुआ? अर्ध पंचांगुल कोशिश करो। 1.5। गुद का प्रमाण थोड़ा ध्यान भी रखना, गुद की बात हो रही है। हाँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, सबके अनुसार मैं जानना चाहती हूँ, फटाफट से कमेंट करें। किसके अनुसार कितना प्रमाण है, फटाफट जल्दी से। जल्दी से।
Are you all able to message? Okay, okay. ज्योति ने पहले पढ़ा हुआ है क्या? नो मैम, फर्स्ट टाइम है। हाँ, अब तो सब 4.5 ही लिखेंगे। हाँ हाँ, बोलने में सब अलग बोल रहे थे। हाँ, 1.5 2.5 तो याद रखना है, ठीक है। अर्ध पंचांगुल मतलब 4.5 होता है, और 5.5 5.5 अंगुल को क्या बोलेंगे फिर? बताओ नकुम, 5.5 अंगुल को क्या पढ़ेंगे? अगर 4.5 अंगुल को अर्ध पंचांगुल कहते हैं तो 5.5 अर्धशतांग। नहीं 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 कह सकते हैं वैसे, बट वो उसका मोर करेक्ट होगा अर्ध पंचांगुल, ठीक है। यहाँ पे अर्ध पंचांगुल आया है, बट अगर हमें 5.5 अंगुल बोलना है तो अर्ध पंचांगुल, वो 5.5 अंगुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्थूल आंत्र के आखिरी भाग के साथ संयुक्त अर्धयुक्त 5 अंगुल अथवा अर्ध अंगुल रहित 5 अंगुल गुदा होती है। इसमें 1.5 अंगुल के अंदर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर ले, सर्कल कर ले, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी नाम की 3 बलियां होती हैं। 1.5 अंगुल इनका बीच का डिफरेंस होता है, और ये खुद आधी आधी अंगुल की होती है। तो इसको हम प्रवेश से याद करते हैं। प्रवेश, प्र फॉर प्रवाहिनी, व फॉर विसर्जनी एंड स फॉर संवरणी। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, शारंगधर अनुसार भी लिख लेंगे। उन्होंने प्रवाहिनी बोला है, देन कॉमा सर्जनी, कॉमा ग्राहणी। प्रवाहिनी, सर्जनी और ग्राहणी, PSG, PSG। हम एक बार रिपीट करिए। प्रवाहिनी, सर्जनी और ग्राहणी, PSG अकॉर्डिंग टू शारंगधर। ठीक है। अब जो S वाली है मतलब संवरणी, हम अब सुश्रुत का देख रहे हैं, वो सबसे बाहर होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन होता है वो संवरणी से हम लोग करते हैं, संवरणी वली, ठीक है। इन बिटवीन विसर्जनी और सबसे अंदर होती है प्रवाहिनी। ऑलराइट, PVS से भी हम इसे याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, प्रवेश से या फिर PVS, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हिंदी इंग्लिश बस याद होना चाहिए, जो भी ट्रिक ठीक लगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे को थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना था, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आप लोग लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं या फिर अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रवाहण वली होती है वो प्रेशर लगाने का काम रहता है उसका सबसे अंदर की तरफ। जो विसर्जन नाम से हम इसको ले सकते हैं, सेकंड वाली, वो पैसेज बनाने वाली होती है जिसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं होता, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन वाला काम नहीं होती है विसर्जन में ना, सिर्फ एक पैसेज है, अंदर से बाहर आ रहा है मल, उतना ही विसर्जन का ही काम होता है। संवरणी क्या होती है? रोकने वाली होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली होती है, ठीक है। हम लोग एक वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो संवरणी होती है। कुछ इसमें मसल्स इन्वॉल्व है तो लिख सकते हैं, विसर्जनी में पेल्विक मसल्स रहती है, और
जो पैसेज क्रिएट करती है वो प्यूबोरेक्टैलिस और लेवेटर एनाई, प्यूबोरेक्टैलिस एंड लेवेटर एनाई मसल रहती हैं। जब प्रोलैप्स, हाँ, प्यूबोरेक्टैलिस एंड लेवेटर एनाई क्रिएट्स द पैसेज। फॉर फीसेस, ठीक है। जो संवरणी होती है, अगर प्रोलैप्स वगैरह होता है तो वही सबसे पहले बाहर आती है, इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। प्रोलैप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वली होती है, ठीक है। जो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगी और चीज़ें। श्लोक नंबर 6, 7, 8 में देखेंगे। उक्त 3 वलियां मिलकर 4 अंगुल लंबी, 1 अंगुल टेढ़ी, उभरी हुई एवं शंख के आवर्त की तरह एक के ऊपर एक रहती है। एक के ऊपर एक, आप लोग अगर देखेंगे डायग्राम तो वो एक ऐसे लोब्यूल टाइप गोल एक के ऊपर एक रहती है, ठीक है। तो इसमें 4 अंगुल लंबी होती है, ये ध्यान में रखना है। 4 अंगुल लंबी है और 4.5 अंगुल चौड़ी है, ठीक है। ऊपर वाले श्लोक में हमने पढ़ लिया, एक के ऊपर एक है। और क्या है? इसका रंग हाथी के तालू के समान काला या लाल होता है। रोम प्रांत से गुद औष्ठ 1.5 यव ऊपर होता है। जहाँ जो एनल रीजन के हेयर है उससे 1.5 अंगुल ऊपर ये स्टार्ट होती है, ठीक है, 1.5। तो संवर्णी हुआ, संवर्णी में एरो बना के लिखेंगे, लिखें 1 अंगुल गुद ओष्ठ। संवर्णी में एरो बना के एरो के ऊपर लिखेंगे 1 अंगुल और एरो के बाद में लिखेंगे गुद ओष्ठ। फिर गुद ओष्ठ से एक और एरो बनाएंगे, उसमें लिखेंगे रोम प्रांत। उसके एरो के ऊपर लिखेंगे 1.5 अंगुल। संवर्णी के बाद गुद ओष्ठ है, 1 अंगुल बाद गुद ओष्ठ है, और फिर गुद ओष्ठ से 1.5 अंगुल बाद रोम प्रांत है, ठीक है। तो रोम प्रांत से गुद ओष्ठ 1.5 यव ऊपर होता है तथा प्रथम संवर्णी वली गुद ओष्ठ से 1 अंगुल दूर होती है, ठीक है। अब एक चरक का मत भी लिख लेंगे कि चरक ने केवल गुदा में होना अर्श माना है। गुदा में होने वाले मान संकुरों को अर्श माना है। चरक ने केवल गुदा में होने वाले मान संकुरों को अर्श माना है। और जैसे अलग एरिया में हो गए शिश्न या गला, तालु, अपत्यपत, योनि में, त्वचा में, अगर इनमें ऐसे हो जाते हैं तो मांस अंकुरों को अधिमांस कहा है। उन्होंने अर्श नहीं बोला, बट ये एक्सटर्नल ग्रोथ है मांस की, मसल की ही एक्सटर्नल ग्रोथ उन्होंने बोला है, ठीक है। और हम बात करें कि चरक ने क्या बोला है, तो उन्होंने चर्म कील बोला है। अगर कहीं और एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है तो वो चर्म कील है, ठीक है। पूर्व रूप देखेंगे, पूर्व रूप इसके इम्पॉर्टेंट है। सेकंड लाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, अन्य अश्रद्धा। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे ये जो MP वाला रीजन है, यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बोला भी है कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में अर्श जो नदी है, यहाँ पे शिप्रा नदी बहती है ना, तो ऐसे प्रभाव ही बोला है कि ऐसे एरिया में अर्श रोग बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भी देखती हूँ कि कम से कम अगर 20 पेशेंट आ रहे हैं तो 15 पेशेंट अर्श और भगंदर के ही होते हैं ना, 15 से 16 पेशेंट्स। सबसे अच्छा हम बस्ती करते हैं, धूपन चिकित्सा करते हैं, और कुछ और थोड़े बहुत इंटरनल मेडिसिन्स देते हैं। सबसे अच्छा इसमें धूपन है। इवन रक्त मोक्षण भी करते हैं, दोष अनुसार भी देखते हैं। आगे चिकित्सा वगैरह हम पढ़ेंगे सब। तो पहला चीज़ क्या बोला है उन्होंने, अन्य अश्रद्धा। कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, ठीक है, यूजुअली पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता ही है, अर्श के पेशेंट में। तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है, अग्नि वैसे ही मंद है, भूख नहीं लगेगी। अन्य अश्रद्धा। कृच्छात पक्तिर, पाचन भी नहीं होगा अच्छे से। अम्लिका परिदाहो, विष्टम्भ पिपासा, शक्ति सदन आटोप, कार्श्य उद्गार। हाईलाइट करें यहाँ से, कार्श्य उद्गार बाहुल्यम अक्षणों। श्वयथुर आंत्र कूजन, गुड़गुड़ाहट होगी आंत्र से, और गुद परिकर्तन, कैंची जैसे कोई गुदा को काट रहा है। इतना ज़्यादा वात प्रकोप हो जाएगा, जो मल है वो रेक्टम में इतनी देर तक रहेगा, और हमारे जो स्थूल आंतरिक का स्वरूप रहता है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का रहता है, ठीक है। तो भले ही अगर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अगर अतिसार होता है तो बार बार है ना अपक्व मल ही निकल जाता है, क्योंकि वो रिटेंशन पावर हट जाती है, ग्रहण करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जो भी लिक्विड पार्टिकल्स है। बट इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। वात का इतना ज़्यादा प्रकोप रहता है कि बहुत समय तक आंत्र में ही जो मल है वो पड़ा रहता है, और जो प्रभाव है, जो काम है आंत्र का, वो शोषण करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो इतना ज़्यादा स्नेहांश वो ले लेता है, इसलिए गुद में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा होती है, क्योंकि स्नेहांश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत रुक्ष कड़क मल त्याग होता है, ठीक है। ऐसा पेशेंट बताते हैं। अब बहुत हाईलाइट करना है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सर्कल भी कर लेंगे। पांडु रोग, ग्रहणी दोष और शोषाणाम ना, खाना अच्छे से नहीं खा रहा प्रॉपर, उसको डाइट मिनरल विटामिन सब नहीं मिल रहे, एनीमिया हो जाएगा, है ना, पांडु रोग हो जाएगा, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। गृहिणी रोग और शोषाणाम। काश श्वास, ये भी हाईलाइट कर लेंगे। तो चरक में जब हम पढ़ते हैं तो ये आशंका वर्ड से आते हैं, तो चरक में कौन कौन से रोगों की आशंका होती है वो भी लिख लेंगे। गृहिणी कौमा पांडु, उदर रोग, ठीक है, 3 चीज़ें ही हैं, इनसे पीड़ित होने की आशंका रहती है। अगर गृहिणी आया है ना, गृहिणी रोग ट्रीट नहीं करते तो अर्श रोग हो जाते हैं ना, पाइल्स हो जाते हैं, अगर गृहिणी विकार ठीक नहीं करते तो। अब यहाँ पे हम लोग दोष अनुसार लक्षण पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम वात अर्श में देखेंगे, फर्स्ट लाइन देखेंगे, श्लोक की फर्स्ट लाइन, आकृति बताइए, बीच से देखेंगे, कदम्ब पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूची मुख आकृति, ये इम्पॉर्टेंट है आकृति। ऐसे आकृति के टाइप से क्वेश्चन बना था, मैच द कॉलम करना था उसमें, ठीक है। तो हम इसको एक ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे, जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,
है ना। तो कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है, एक गति हो रही है उसमें, और जो गति काम है वो वात दोष का है। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। नाड़ी, ना जो नाड़ी है वो भी हमारी चलती रहती है, वातज की नाड़ी, पित्तज और कफज, ठीक है, वो भी चलती रहती है। और क्या है, सूची मुख आकृति, मुकुल सूची मुख आकृति, छोटा मुंह है, वो भी गति का ही काम है, ठीक है। इस टाइप से अगर एक आध चीज़ें भी याद रहें तो करेक्ट आंसर लिखा ही होता है ना, हमें सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है तो याद हो जाएगा ये। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीसरे लाइन में देखेंगे, गुल्म अष्ठीला प्लीह उदराणी चा अस्य, इतना हाईलाइट करेंगे, गुल्म अष्ठीला उदराणी। ये अगर वातज अर्श है तो गुल्म अष्ठीला या प्लीह वृद्धि रोग उत्पन्न होते हैं। उन पुरुषों की त्वचा कैसे होगी, त्वचा, नख, नेत्र, दंत, मुख सब ब्लैक कलर के होंगे। जो ब्लैक कलर होता है वो वात को डोमिनेट करता है, ठीक है। पित्त आर्श देखेंगे, इतनी चीज़ें थी वात में इम्पॉर्टेंट। पित्त में क्या है देखेंगे फर्स्ट लाइन में बीच से, यकृत प्रकाशानी, शुक जीवा संस्थानानी, यव मध्यानी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई कि इसमें दो चीज़ें, डबल चीज़ें कॉम्बिनेशन बताया है। और एनाटॉमी भी इसमें आई हुई है, जैसे यकृत प्रकाशानी, तो यकृत हो गया एनाटॉमी। शुक जीवा, तो जीवा हो गई, है ना, सर्कल कर ले जीवा को, तोते की जीवा के समान। और यव मध्यानी, तो मध्य, मध्य शारीर ना, तो ये मध्य को सर्कल कर ले। और जलो का वक्र, तो वक्र मुख हो गया एनाटॉमिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग, दो चीज़ें होंगी कि ये कंबाइंड दो फॉर्म में रहता है और एक पॉइंट इसमें एनाटॉमी का, शारीर का मिल जाता है, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कोई ना कोई एक। और क्या है सेकंड लाइन में, उपद्रव में देखें, सदाह रुधिरम अति सार्यते, ठीक है। दाह, पिपासा, मूर्छा, ये उपद्रव है, ज्वर, दाह, पिपासा, मूर्छा। और क्या है, रुधिरम अति सार्यते, रक्त युक्त उन्हें मल त्याग होता है बार बार, ठीक है। इसको जो भी चीज़ें हैं वायरल इन्फेक्शन से हम इसे ले सकते हैं पित्तार्श को, ठीक है, अगर इन केस हमें कोरिलेट करना है तो। याद रखेंगे सदाह रुधिर सार्यति, ऐसा लगता है कि ये रक्तज अर्श के लक्षण है पर ये पित्तज के हैं, ठीक है। कफज के देखेंगे, कफज में महामूलानी श्लोक में हाईलाइट करेंगे, श्वेतानी महामूलानी। और जो पित्तज में कलर रहेगा सभी को पता है, पीत कलर रहता है, तो नख, नेत्र जो भी रहेगा वो पीत रहेगा, ठीक है, वो ऑब्वियस है, उसमें कुछ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताया। और इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। तो श्लेष्म में हमें देखना है महामूलानी, हाईलाइट करना है ना। मूल कठिन, गोल, चिकने और वर्ण में पांडु रहते हैं। अब हाईलाइट करेंगे करीर, पनस, है ना, गोस्तनी, पनस अस्थि। तो करीर फल है, पनस कटहल है, और गोस्तनी मुनक्का द्राक्षा है, खजूर का भी पर्याय है गोस्तनी। तो इसको हम एक ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं, करो पीजी, करो से करीर, पी से पनस और जी से गोस्तनी, करो पीजी।
ठीक है। तो जब पीजी करेंगे तो मूल अच्छा रहेगा ना, बेस अच्छा रहेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो महामूल भी इससे याद हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड हाफ, सेकेंड लाइन में देखेंगे, सेकेंड हाफ में मांस धावन प्रकाशम अति सार्यते, मांस धावन के समान। पित्तज में क्या था? सदाह रुधिर अति सार्यते, स रुधिर अति सार्यते। कफ में है मांस धावन प्रकाशम अति सार्यते। ठीक है, एक जैसी चीज है। कफयुक्त मांस के धावन के समान मलत्याग होता है, और सब वाइट होगा। वाइट तो इसका कलर ही है, शुक्ल, नेत्र, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरीश, रक्तार्श देखेंगे। इसको हम इंटरनल पाइल्स से कोरिलेट कर सकते हैं। और जो श्लेष मार्श है वो एक क्रोनिक कंडीशन से हम इसे ले सकते हैं। ठीक है। रक्तार्श में क्या है? न्यग्रोध, प्ररोह, विद्रुम, कांकड़ांतिका, फल सदृशानी, पित्त लक्षणानी च, ना। ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी उन्होंने, और जितना पित्त में बताया है वो सब भी इसमें मिल सकता है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पित्त और रक्त में, पर ये जो चीज़ें हैं ये हाईलाइट कर लेंगे। न्यग्रोध, विद्रुम और काकड़ंतिका। काकड़ंतिका हम गुंजा का पर्याय बोलते हैं। ठीक है। और यथा अवगाढ़ पुरीश, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उसे। ठीक है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। और क्या होता है? उसके मल की रगड़ से पीड़ित, घर्षित होकर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त का सहसा स्त्राव होता है। इतना मल रुक्ष हो जाता है कि जब वो एनल वर्ज से निकलता है तो कट जाती है एनल, वहाँ से फिर डायरेक्ट ब्लीडिंग, स्त्राव होता है। उस रक्त श्रुति या रक्त स्राव के अधिक बढ़ने से रक्त से अधिक स्रवण रूपी अति योग से उत्पन्न उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है। सन्निपातस देखेंगे, इसमें सर्वदोष लक्षण युक्तानि, सिंपल ही है। अब देखते हैं सहजर्ष। सहजानी दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानि, इतना हाईलाइट करना है। ठीक है, कि सहज अर्श के गर्भाधान के समय माता के दुष्ट रक्त और पिता के दुष्ट वीर्य के कारण उत्पन्न होता है सहज। ठीक है। इन सहज अर्श में भी दोषों के अनुसार ही प्रसाधन भेद करना चाहिए, दोषों के अनुसार ही चिकित्सा भी होनी चाहिए। ठीक है। ये अर्श विशेषतया कठिनता से दिखाई देने वाले, स्पर्श में कठोर, वर्ण में पांडु, दारुण और अंतर्मुखी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी होते हैं। सेकेंड लाइन में देखो, थर्ड वर्ड में लिखा है अंतर्मुखानी। BHU में आया है ये क्वेश्चन, अंतर्मुखी होते हैं सहज अर्श। और देखें लास्ट लाइन में देखेंगे, सतत आंत्र कूजन आटोप हृदय उपलेप, निरंतर आंत में कूजन शब्द सुनाई देते हैं, आटोप होता है, और हृदय उपलेप, ऐसा लगता है भारीपन सा लगता है, किसी ने कोई लेप लगा दिया हो, इस टाइप से सहज अर्श में दिल भारी सा लगने लगता है। ठीक है। अरुचि आदि ये सब लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ चीज़ लिख लेंगे। चरक का लिखेंगे वात अर्श में, कुछ स्पेशल चीज़ें बताई है चरक ने, वो
एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, लिखेंगे वातर्ष में डैश करके प्रवाहिका स्वरोपघात। मैम एक बार रिपीट करिए। प्रवाहिका वातजर्ष में प्रवाहिका स्वरोपघात। पित्तज में स्पर्श असह। स्पर्श असह को हम क्या टर्म लिखते हैं मॉडर्न में? टेंडरनेस लिखते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है या फिर पित्तज या फिर रक्तज वाली कंडीशन है, तो फिर पेशेंट टच भी नहीं करने देता, ठीक है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। कफज में लिखेंगे प्रवाहिका अति मात्रा क्लैब्य। अति मात्रा क्लैब्य। रक्तज में लिखेंगे, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, क्लैब्य का मतलब। रक्तज में लिखे हत औज कलुषेंद्रिय, मतलब ओज का क्षय हो जाता है और इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। मैम रिपीट कर दीजिए। हत औज और कुलिशेंद्रिय। ये आर वाला माधव निदान का मत है, ठीक है। अगर लिंग में अर्श हो जाता है तो उसका लक्षण लिखेंगे, अर्श लिंग डैश करके शेफ एवं पुंसत्व नाश। शेफ मैम रिपीट करिए। अर्श लिंग में डैश करके लिखेंगे, पढ़ेंगे हम आगे, श्लोक नंबर 18 में आया हुआ है। लिखे इसमें शेफ एवं पुंसव नाश। आप एक ही जगह लिख रहे थे इसलिए मैंने इधर ही लिखवा दिया सब, ठीक है। और अगर योनि अर्श होता है तो योनि एवं आर्तव नाश। योनि एवं आर्तव नाश। अब नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 17। ये प्रोग्नोसिस बताई गई है। तो इस विषय में कहा है कि जो अर्श बाहरी संवर्णी वली में, जो कि स्फिंक्टरनल नामक 2 पेशियों से बना है, वली तथा मध्यम विसर्जनी वली में होने वाला, उसका प्रतिकार चिकित्सा करना चाहिए, तथा जो अंतर्वली प्रवाहिणी में, उसकी चिकित्सा निषेध करके या असाध्य कहकर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बहुत इंटरनल होता है और इतना विजिबल नहीं होता, इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जितना अंदर वाली वली में जाता रहता है, उतना वो असाध्यता या कृच्छ साध्यता की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बाहर वाला साध्य, देन याप्य, और फिर कृच्छ साध्य या असाध्य, ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे लिंगार्श, या फिर ये योनि अर्श का भी श्लोक है। इसमें
सेकेंड लाइन से इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो, प्रकुपित हुए वात आदि दोष लिंग में जाकर वहाँ के मांस और रक्त को दूषित, सर्कल कर लेंगे, मांस तथा रक्त को दूषित कर उसमें प्रथम खुजली पैदा करते हैं। मांस शोणिते प्रदूष्य कांडम जनयंती, क्या खुजली पैदा होती है, फिर खुजालने से वहाँ क्षत होता है, फिर उस क्षत में कूर्च के आकार के शिश्न की सुपारी या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अंकुर पैदा होते हैं, उसमें लसदार रक्त का स्राव होता है। पिच्छिल रुधिर स्त्राविणो, इतना हाईलाइट करेंगे, पिच्छिल रुधिर स्त्राविणो जायन्ते कूर्च किनो अभ्यंतरम उपरिष्टाद्वा। ठीक है, उसमें पिच्छिल रक्त का स्राव होता है और अधिक बढ़के वे अंकुर लिंग तथा पुंसत्व को नष्ट कर देते हैं। और स्त्री में योनि में हुए वात आदि दोष से मांस तथा रक्त को दूषित कर कोमल दुर्गंध युक्त चिपचिपे रक्त का स्राव करने वाला तथा क्षत के आकार के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये अंकुर योनि और आर्तव का नाश करते हैं। करीर जनयति, लास्ट लाइन में हाईलाइट कर लेंगे, करीर जनयति, इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो इसका समराइज फॉर्म में था जो भी, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। समझाने के लिए मैंने पूरी हिंदी पढ़ ली, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पिच्छिल रुधिर इसमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सेकंड लास्ट लाइन में योनि अर्श वाला है, वो पूरा हाईलाइट कर लेंगे। योनिम अभिप्रपन्ना सुकुमारान दुर्गंधान पिच्छिल रुधिर। ठीक है, तो ये एक STD डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं, इसलिए HPV वैक्सीन आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली फीमेल्स को। किसी भी एज में आप लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा, या फिर वो टीके वाला वैक्सीन वाला कार्ड नहीं होगा, बट ये मैं रिकमेंड करती हूँ सभी फीमेल्स को कि ये HPV वाला वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए। अगर बचपन में लगा है, नहीं लगा, बट एक बार इस एज में भी HPV लगाना चाहिए, सेफ है और कैंसर से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो टेस्ट होता है VRDL, पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्पेशली फीमेल्स को मैं बोलूँगी HPV वैक्सीन लगवाना चाहिए, ज़रूर लगवाएं और रेकमेंड भी करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। नाभि हिंदी में देखते हैं पहले, फिर मैं श्लोक में हाईलाइट करवाऊंगी। नाभि में प्राप्त हुए वात आदि दोष कोमल दुर्गंधित चिपचिपे गंडू पद के मुख के आकार के करीर को पैदा करते हैं, मतलब अंकुरों को पैदा करते हैं नाभि के आसपास। वे ही वात आदि दोष शरीर के ऊर्ध्व भाग में कर्ण, नेत्र, नासा, मुख, इन स्थानों में अर्श उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आचार्य ने क्या बोला है, आचार्य चरक ने तो अलग ही नाम दे दिया, इन्होंने अलग चीज़ बोली है। देखते हैं, देखो, कर्णजन्य अर्श होने पर बहरापन, शूल और पूती कर्णता, ये रोग उत्पन्न होता है। इतना ही इसमें करना है। अगर कर्णजन्य अर्श हुआ तो बहरे हो जाएंगे, दर्द होगा और पूती कर्णता होगी। हाईलाइट करेंगे श्लोक में कि गंडूपद मुख सदृशान करीरांजनयंती, करीर जनयंती लिख लेंगे। ऑल्सो योन्यार्श एंड कफज अर्श।
ठीक है, नाभ्यार्श, कफज अर्श और योन्यार्श तीनों में ही ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अगर आता है तो ये ऑल हो जाएगा ऑप्शंस में। ठीक है, इतनी ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 20 देखेंगे, चर्म कील। व्यानस्तु प्रकुपितः श्लेष्माणम। प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर, व्यान प्लस कफ के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाहरी प्रदेश, बाहरी लेयर में स्थित तथा कील के समान अर्श उत्पन्न करती है, उसे चर्म कील कहते हैं। कीलवत अर्शांसी, त्वचा के बाहरी लेयर में हो रही है। दोष कौन सा है? व्यान वायु प्लस कफ। निदान स्थान में हमने क्या पढ़ा था? व्यान वायु प्लस अपान। कौन से दोष थे? प्रमेह और शुक्र दोष। ठीक है, याद रखना है, चीज़ें भूलना नहीं है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। थोड़ा सा ही बताया, 2 ही श्लोक और बचे हैं, बट हम इसे कल कर लेंगे। ठीक है, द्वंद्वज अर्श का छोटा सा श्लोक है, कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2 ही श्लोक बचे हैं बस, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग 5 मिनट बाद अश्मरी स्टार्ट करेंगे, और जो डिस्कशन होने वाला है वो उसका मैं टाइम बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का 1-on-1 डिस्कशन होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो उसमें सभी लोग पॉजिटिवली प्रेजेंट रहेंगे। और जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी डिजीज़ आती हैं वात व्याधि में, तो इसलिए बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। ऑल राइट, अगर अब किसी